नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मीडिया आज अपने जिस सशक्त दौर में हमारे सामने है, उस तरह का उसकी प्रभावी भूमिका इससे पहले शायद कभी नहीं देखी गई। खासतौर पर नई सदी में मीडिया का जिस तेज़ी से विस्तार हुआ है, जिस तेज़ी से विकास हुआ है और समाज में, जीवन में जिस तरह से उसका दैनंदिन हस्तक्षेप बढ़ा है, वो शायद एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है। अब मीडिया का जब इस तेज़ी से विस्तार हुआ है तो उसके साथ कई संकट भी सामने आए हैं, जिसमें मीडिया की विश्वसनीयता का संकट है। तो युवाओं के साथ में मीडिया में कैरियर बनाने की जो ललक पैदा हुई है, उसके कारणों का पता लगाना भी ज़रूरी है। तो मीडिया और उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे दिलचस्प मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है भारत में मीडिया शिक्षा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर प्रोफेसर B.K. कुठियाला साहब। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले कुठियाला साहब के परिचय में कुछ बातें कहना चाहूँगा। प्रोफेसर कुठियाला माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और कुलपति के रूप में आपका ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन संस्थान के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और निदेशक भी रह चुके हैं। नई दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC में भी वर्षों तक पढ़ाया है और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक और जानकारी देना चाहूँगा जो मीडिया से जुड़ी है कि प्रोफेसर कुठियाला साहब हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रहे हैं और हाल में अभी भी हैं। अच्छा। और हाल में आपको हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए जो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, उसका चेयरमैन मनोनीत किया है। तो मीडिया के इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। सर, सबसे पहले बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से कि चूंकि ये विश्वविद्यालय अपनी रजत जयंती मना चुका है, 25 वर्ष से अधिक अरसा इसको स्थापना को बीता, तो सबसे पहले अपन यहीं से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर MCU की स्थापना हुई थी, उन्हें हासिल करने में विश्वविद्यालय कहाँ तक कामयाब रहा है और किस हद तक आप उसकी अब तक की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो बना जी, उसके पीछे जो कारण था, जो इसकी प्रेरणा थी जी, वो ये थी कि हमारे देश भारत में भारत का ही मीडिया बने जी, भारत के हित में काम करने वाला मीडिया बने, जो भारत की सोच रखता हो, उसकी रचनाएं भारतीय हों। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो आज़ादी के बाद जो मीडिया हमारे यहाँ बना जी, वो ज़्यादातर ब्रिटिश और अमेरिकन पैटर्न पे बना जी, और उसके जो मीडिया के जो मूल्य थे, मीडिया की जो व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं थी, वो भी ज़्यादातर हमने अमेरिका से, इवन जो इक्विपमेंट और जो न्यूज़ के फॉर्मेट वगैरह वो भी वहाँ से लिए। तो इसलिए ये सोचा गया कि भारतीय मीडिया, भारत की आत्मा, तो भारत की आत्मा अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी, एक भारतीय आत्मा। और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकार के नाम पर इस विश्वविद्यालय को बनाया गया, अर्थात जो माखनलाल जी ने जिन मूल्यों के आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर पत्रकारिता की, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी थी और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भी थी, विकास के लिए भी थी। तो उन्होंने जो सिद्धांत और मूल्य स्थापित किए, उनके आधार पर एक नई मीडिया की एक पीढ़ी तैयार करना और लगातार करते रहना, ऐसा उद्देश्य था जी। और मुझे लगता है कि पिछले 25 वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। प्रयास और भी जारी हैं, मगर लगता है कि एक नई तरह की सोच मीडिया कर्मियों में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कारण से उत्पन्न हुई है जी। निस्संदेह मीडिया शिक्षा के विस्तार में और विकास में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की बहुत अहम भूमिका रही है और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो ये बात सिरे से प्रमाणित भी हुई है। मगर अगर हम आज की तारीख में जानना चाहें कि जब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था और आज इतनी बड़ी विकास यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है, तो आज विश्वविद्यालय का वर्तमान परिदृश्य क्या है? कितने विद्यार्थी हैं, कितने पाठ्यक्रम हैं, और अगर इसकी विकास यात्रा को हम संक्षेप में रेखांकित करना चाहें आज तक, तो क्या आप कहेंगे? देखिए, संख्यात्मक करें तो जब विश्वविद्यालय बना तो पहले 2-3 साल में लगभग 60-70 विद्यार्थी यहाँ होते थे जी। आज अगर देखा जाए तो कैंपस में ही जो हमारे 5 कैंपस हैं, वहीं पर 1500 से अधिक विद्यार्थी मीडिया की शिक्षा ले रहे हैं जी। तो
जैसे जैसे मीडिया का विस्तार भारत में होता गया, वैसे वैसे मीडिया शिक्षा का विस्तार होता गया, और उसी विस्तार को अगर हम ये कह के चलें कि एक कदम आगे, मीडिया के विस्तार से एक कदम आगे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हमेशा रहा जी। जिस चीज की आवश्यकता कल के मीडिया में थी, माखनलाल विश्वविद्यालय ने उसको आज तैयार करने का काम किया। इसलिए आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 22 कोर्स तो मीडिया से रिलेटेड हैं, 22 कोर्स जो जिसमें बीए बीएससी के भी कोर्सेज हैं, एमए एमएससी के भी, एमफिल और पीएचडी के भी, केवल मीडिया से संबंधित। मगर आज का जो मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, जो एनिमेशन का मीडिया है, जो मल्टी मीडिया है, जो टेलीविज़न का मीडिया है, इंटरनेट का मीडिया और प्रिंट मीडिया है, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग है, ये सारा विश्वविद्यालय में आपको मिलता है। जो पहले एक मीडिया कर्मी बनता था वो हर तरह का काम करता था, आज मीडिया कर्मी विशेषज्ञ है जी। या वो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करेगा, वो एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का काम करेगा, या वो एनिमेशन का काम करेगा, या वो मीडिया प्रबंधन का काम करेगा जी। पिछले 3 वर्षों में हमने, क्योंकि मीडिया इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा बिजनेस हो गया है, करोड़ों रुपए का बिजनेस हो गया है, तो उसके प्रबंधन के लिए भी विशेषज्ञ चाहिए। तो एमबीए मीडिया प्रबंधन और ऐसे कोर्स भी हमारे यहाँ चल रहे हैं जी। सर, आपने अभी शोध की बात भी कही कि पीएचडी के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और कई शोध कार्य हो रहे हैं। तो एक सहज जिज्ञासा मन में आती है कि जिस महान विभूति के नाम पे विश्वविद्यालय स्थापित है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे, क्या उनकी उस दौर की पत्रकारिता और उस दौर से जुड़े कुछ और ऐसे विषय हैं अभी जिन पर और शोध किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, पत्रकारिता एक संवाद है, सामाजिक संवाद है जी। और सामाजिक संवाद के जो मूलभूत सिद्धांत है, वो तो चाहे वो 100 साल पूर्व हो या आज से 100 साल के बाद हो, वो तो वही रहने वाले हैं। समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलती है, समय के अनुसार फॉर्मेट बदलते हैं जी। परंतु जो माखनलाल चतुर्वेदी की जो मूल्य थे, मूल उनके सिद्धांत थे, वो हमको थोड़े थोड़े मालूम है, मगर उन पे बड़ी गंभीर शोध करके और शोध करने के बाद उनको आज के शिक्षा के पाठ्यक्रमों में डालना, ये काम अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक सिद्धांत था कि सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करना। एक बार डीसी ने उन पे बहुत प्रेशर डाला कि जो डीसी के खिलाफ जो खबर छपी थी वो कहाँ से आई। माखनलाल जी ने साफ कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करिए, मगर मैं अपना सोर्स नहीं बताऊंगा। आज मीडिया में यह मूल्य बिल्कुल अनुपस्थित है जी। बिल्कुल अनुपस्थित है। और इस तरह के कई मूल्य, सबसे बड़ी बात है कि भारत के समाज के हित में मीडिया का कंटेंट बने जी, ये मूलभूत माखनलाल जी का वो सिद्धांत था। आज हम इस पे पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा संस्कार हम आने वाले मीडिया कर्मियों के मन में, उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में डाल पा रहे हैं कि नहीं डाल पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। हम इसको प्रयास करके कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मगर और अधिक बहुत काम करने की ज़रूरत है जी। अच्छा सर, चूंकि आपके विश्वविद्यालय में ज़्यादातर विद्यार्थी युवा वर्ग से ही आते हैं, युवाओं की पीढ़ी आती है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में आज भारत के युवाओं में मीडिया में आने का, मीडिया में काम करने का, उसमें रोजगार पाने का बड़ा क्रेज़ है। तो ये क्रेज़ क्यों है मीडिया के प्रति इतना लोगों में, युवाओं में? इससे पहले नहीं था ऐसा, मगर अभी ये बदलते दौर में सामने उभर कर आया है। दूसरा एक प्रश्न उससे जुड़ा ये है कि मीडिया शिक्षा संस्थानों पे, जिन पर इतनी बड़ी युवा पीढ़ी की अपेक्षाओं की कसौटी पे खड़ा उतरने की जिम्मेदारी है, उन्हें तराशने की जिम्मेदारी है, तो जब मीडिया शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल आता है कि किस स्तर की पढ़ाई वहाँ हो रही है, वहाँ भी कई गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आपके सामने भी आते होंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विनोद जी, एक बात जो समझने वाली है कि उत्तरोत्तर मीडिया में काम करने के अवसर बढ़े हैं। अगर हम अंदाज़ा सा लगाएं तो पिछले 30 वर्षों में लगभग 10 गुना मीडिया कर्मियों की आवश्यकता देश में हुई है, 10 गुना। मगर जिस तरह का मीडिया कर्मी चाहिए उस तरह का मीडिया कर्मी उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि एक समय था कि जहाँ भी मीडिया की शिक्षा होती थी वहाँ पर 10, 12, 15% महिलाएं होती थी।
आज धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी है कि हमारे ज्यादातर पाठ्यक्रमों में 50% से अधिक महिलाएं हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और ऐसा माना गया है, शोध ने भी बताया है, अनुभव भी बताता है कि महिलाओं की संवेदनशीलता पुरुषों से अधिक है। और जब अधिक संवेदनशील व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जब मीडिया में जाएंगे तो मीडिया में गुणवत्ता सुधरेगी। मीडिया तो बहुत पहले से बेहतर होगा ही और उसके प्रमाण हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के मीडिया आज बहुत संवेदनशील है और मीडिया समाज की संवेदनाओं को समझता हुआ और उनके प्रति बड़ा सजग है। कई बार अधिक सजग हो जाता है, मगर साधारणतया वो सजग होकर के और समाज में संवाद की स्थितियां बनाता है, जिससे कई समस्याओं के हल भी निकलते हैं जी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न है कि क्रेज क्यों है, उसके दो कारण हैं। कुछ युवाओं को तो ऐसा लगता है कि कैमरे के सामने आने से उनको ग्लैमर आएगा, उनको लगता है कि कैमरे के सामने आएंगे तो उनकी पहचान बनेगी, समाज में स्थान बनेगा और एक इच्छा होती है कि मैं एक पब्लिक फिगर बनूं, सेलिब्रिटी तो नहीं, मैं पब्लिक फिगर बनूं, लोग मुझे जाने। परंतु ये एक कारण है, केवल एक कारण है। अधिकतर मीडिया कर्मी इसलिए आते हैं कि उनको उनके मन में कुछ कहने की इच्छा होती है, समाज के सुधारने के लिए, समाज की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कुछ कहने की एक हुक होती है उनके मन में, और उसको कहने के लिए वो लिख के भी कहते हैं प्रिंट मीडिया में, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोल कर भी कहते हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से कहते हैं, कल चलचित्रों के माध्यम से कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं, कुछ मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं और कुछ एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, मगर उनके मन में कुछ कहने की होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस युवा में कुछ कहने की इच्छा है और उसकी भाषा ठीक है और उसकी टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी है, वो बहुत अच्छा मीडिया कर्मी बनता है। अच्छा सर, हम अब मीडिया के इस मौजूदा दौर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं कि पहले के ज़माने में मीडिया शब्द ही नहीं था, सिर्फ प्रेस हुआ करता था और प्रेस पत्रकारिता हुआ करती थी, उसमें प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था, उसमें बाद में उसका छोटा सा अंश एक न्यूज़ एजेंसीज के रूप में होता था पैरेलल। मगर आज मीडिया शब्द बहुत बटा हुआ है, प्रिंट मीडिया अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग है, सोशल मीडिया अलग है और अब एक न्यू मीडिया और आ गया है। तो इतनी सारी चीज़ों में इस बटे हुए मीडिया का जिस तेजी से विस्तार हुआ है, उसी के साथ जो सबसे बड़ा संकट आया है वो मीडिया की विश्वसनीयता के घटने का आया है। तो जब एक तरफ से तेजी से विस्तार हुआ, विकास हुआ और उसी के अनुपात में उसकी विश्वसनीयता घटी, तो ये जो मीडिया की विश्वसनीयता के घटने की जो चुनौती है, इसका सामना कैसे किया जा सकता है? देखिए, दोनों बातें हैं जी। एक मीडिया का एक हिस्सा है जिसपे 100% जनमानस को विश्वास है। समाचारों का एक हिस्सा ऐसा है, खासकर दूरदर्शन का समाचार और आकाशवाणी का समाचार, जनमानस पे विश्वास है। अगर कहीं से कोई खबर भी आती है तो जनमानस कहता है चलो दूरदर्शन में देख लेते हैं या आकाशवाणी से सुन लेते हैं, तो उनको उस पर विश्वास होता है। परंतु साथ ही साथ एक, क्योंकि विस्तार बहुत हुआ है और 24 घंटे समाचार देना और फिर उसको समाचारों को लोगों तक पहुंचाना और उसको पॉपुलर बनाना, इस होड़ में कभी कभी हमारे चैनल्स और हमारे समाचार पत्र जो है कोताही कर जाते हैं। उसके कारण से अधपकी खबर, अनवेरिफाइड खबर या कभी कभी बनाई हुई खबर, जो असल में खबर है ही नहीं, जब दे देते हैं, जिसमें कोई खबर की बात नहीं होती है, कोई सत्यता नहीं होती है, उसका कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, कभी कभी वो दे देते हैं। तो इसलिए मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उतना ही बड़ा हिस्सा है जो कि कभी कभी सत्य होते हुए भी अविश्वसनीय लगता है। तो ये जो थोड़ा सा ये हुआ है, इसके कारण से पूरे मीडिया को बदनाम करना ये उचित नहीं है जी, क्योंकि एक मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समाज हित में और सत्य पे आधारित काम करता है। परंतु एक और डिफरेंस करना पड़ेगा कि आपने मीडिया के कई प्रकार गिनाए जी। मीडिया का एक प्रकार पिछले कुछ वर्षों में बहुत उसका विस्तार हुआ है, वो है मनोरंजन का मीडिया जी। ठीक है, समाचारों में भी मनोरंजन का पुट अब डालना प्रारंभ हुआ है। अभी आप दोपहर को देखेंगे तो सभी जगह सास बहू के सीरियल्स की समाचार चैनल्स में भी चर्चा होती है।
अब जब हम मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन में तो फिक्शन ही होगा, उसमें तो कल्पना ही होगी। और कल्पना जब आप करके कुछ कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं, कुछ कहने का प्रयास करते हैं, कुछ हंसाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें विश्वसनीयता का विषय नहीं उठता है, उसमें से तो गुणवत्ता का विषय उठता है कि आप किन संस्कारों को, किन मूल्यों को आप प्रतिपादित कर रहे हैं। आज कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो पब्लिक में बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि वो किसी भी ऐसे संस्कार को, ऐसी आदत को, ऐसी बात को प्रसारित नहीं करते हैं। वो लगातार भारतीय संस्कारों का समर्थन करते हुए मनोरंजन भी उसी माध्यम से करते हैं जिसमें लोगों को संस्कार मिलते हैं, परंतु अपवाद भी हैं जहां पर बहुत आपको अश्लीलता भी होती है और ऐसे भी बातें की जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये तो एक मेला जैसा है, मेले में अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। सर, हम चूंकि मीडिया की विश्वसनीयता पर अभी इस समय बात कर रहे हैं, तो मीडिया की विश्वसनीयता के संदर्भ में देखिए, दो शब्द हाल के वर्षों में बहुत तेजी से कौंधे दिमाग में। एक था पेड न्यूज़ और एक रहा मीडिया मैनेजमेंट। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या विज्ञापनों के जरिए या किसी और माध्यम से किसी को उपकृत करने के जरिए क्या सही तथ्यों की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो क्या इसे किया जाना उचित है? और मीडिया मैनेजमेंट में जो बात कही जा रही है कि हमें तो इन सारी चीज़ों से डैमेज कंट्रोल करना है, इस सारी स्थितियों को आप नैतिकता की कसौटी पे किस तरह कसेंगे? देखिए, मीडिया बड़ा सशक्त सामाजिक संवाद का साधन उभर कर आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जिस ग्रामीण को हम सोचते थे मीडिया से संबंधित नहीं है, वो ग्रामीण भी, दूर दराज का व्यक्ति भी मीडिया में किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो समाज में विभिन्न सत्ताएं हैं, चाहे राजनीतिक सत्ता है, आर्थिक सत्ता है या सांस्कृतिक और सामाजिक सत्ता है, जो सबका प्रयास ये रहता है कि हम मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचे और अपनी बात को अधिक से अधिक कह सकें और अपना अधिक से अधिक प्रभाव कर सकें। तो जब मीडिया, इसलिए मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, वो करना पड़ता है उनको क्योंकि वो मीडिया मैनेजमेंट का एक साधन है। पेड न्यूज़ भी मीडिया मैनेजमेंट का ही एक साधन है कि आप सीधा सीधा पैसा देकर के स्पेस और टाइम को खरीदिए और अपनी बात को कहिए। विज्ञापन पेड न्यूज़ नहीं है, मगर पेड कंटेंट है। जब आप समाचार को भी पेड कंटेंट बना देते हैं तो वो पेड न्यूज़ हो जाता है। ये विकृतियां हैं, ये समाज की विकृतियां हैं। इसके बारे में समाज ने बहुत बड़ा गंभीर इसका प्रतिक्रिया की है। प्रेस काउंसिल और एडिटर्स गिल्ड और इन सब लोगों ने, इलेक्शन कमीशन, सब ने इस पे संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं जो पेड न्यूज़ या मीडिया मैनेजमेंट को रोकने का प्रयास किया है। परंतु मीडिया की प्रकृति, नागर जी, ऐसी है कि उसके लिए अर्थ आधार है जी। जब अर्थ आधार है तो अर्थ के लिए साधन भी चाहिए। वो साधन जब आपको सहज रूप से अपना समय, आपने स्पेस बेचने से मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात उठ जाती है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि समाज इस बारे में जागृत हो और समाज तय करे कि मीडिया का पेड कंटेंट कितना होना और किस तरह का पेड कंटेंट को अनुमति मिलनी चाहिए। हर तरह का पेड कंटेंट, हर तरह का विज्ञापन, हर तरह का मीडिया मैनेजमेंट संभव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से व्यापार में कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उसी तरह से मीडिया मैनेजमेंट के भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। आचार संहिता मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी बनानी पड़ेंगी। आप देखेंगे कि सरकारी स्तर पर मीडिया मैनेजमेंट का जो एक साधन है वो कॉरपोरेट सेक्टर में थोड़ा कम है और प्राइवेट सेक्टर में और भी कम है। और जब हम व्यक्तिगत आ जाते हैं, व्यक्तिगत, चाहे वो चुना हुआ प्रतिनिधि हो या कोई और व्यक्ति हो, जब वो व्यक्तिगत तौर से मीडिया का प्रबंधन करने का, मीडिया को संभालने का प्रयत्न करता है, मीडिया को इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न करता है, तो मुझे लगता है कि समाज में ऐसी रचनाएं बननी चाहिए जो इस तरह के काम को रोक सके। और कोई व्यक्ति या मीडिया इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके प्रति कुछ ना कुछ दंडात्मक कार्यवाही करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सर, आपने अभी एक बहुत अच्छा बात कही जो लग रही है, कंटेंट इज किंग।
तो क्या वाकई आज के संदर्भ में ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, मगर जब आप टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, तो कई बार इसमें एक डेविएशन नज़र आता है कि हम कह रहे हैं कि कंटेंट इज़ किंग, मगर कंटेंट नहीं है वहाँ। कंटेंट की जगह कुछ और चीज़ों से लोगों को बहलाया जा रहा है। तो इस चीज़ों की जिम्मेदारी कंटेंट को किंग बनाने की होती है मूल रूप से संपादक की, मगर जब वो संपादक नाम की संस्था है वो इतनी लचर और कमज़ोर हो चुकी है कि क्या उसी की वजह से तो ये सारी विकृति बन के सामने नहीं आ रही है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि कंटेंट किंग है और कंटेंट को किंग बनाने वाले जो हमारे सशक्त माध्यम है वो नदारद है। देखिए, दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक हम कहें कंटेंट इज द किंग और दूसरा कहें मार्केट इज द किंग जी, ठीक है ना। हाँ। धीरे धीरे प्रवृत्तियां कुछ मीडिया में मार्केट इज द किंग बनती जा रही हैं। हाँ। जब मार्केट इज द किंग हो जाएगा तो ये होगा कि क्या बिकने वाला है। हाँ। और बिकने वाले में कौन निर्णय करेगा कि क्या बिकने वाला है, उस व्यक्ति को मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो मीडिया को नहीं समझता है। हाँ। वो कंटेंट को नहीं समझता है, वो समाज हित को नहीं समझता है। जबकि मीडिया का जो व्यक्ति है वो समाज हित को समझता है, वो कंटेंट को समझता है, वो प्रासंगिकता को समझता है। धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो मीडिया का जो रेगुलेशन, मीडिया कर्मी का जो भूमिका थी वो कम होती गई और मार्केट वाले की मीडिया भूमिका अधिक होती गई। मगर सौभाग्य ये है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन अभी भी कंटेंट इज द किंग की प्रथा पे चल रहे हैं, के सिद्धांत पे चल रहे हैं। परंतु कुछ जो चैनल्स हैं या कुछ समाचार पत्र हैं वहाँ पर ये विकृति आई है। और जब हम इनके मालिकों और इनके एडिटर्स और इनके मार्केटिंग मैनेजर और एडवर्टाइजिंग मैनेजर से बात करते हैं तो ये बात स्पष्ट आती है कि वो भी इस बात को समझते हैं कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन जो मीडिया में एक बहुत बड़ा एक प्रारंभ हुआ है, उसके कारण से मीडिया में विश्वसनीयता भी बनेगी, कंटेंट भी किंग बनेगा। कंटेंट इज द किंग की बजाय ऑडियंस इज द किंग, रीडर और व्यूअर और लिसनर वो किंग बनेगा। हाँ। और वो बनना भी चाहिए, सिद्धांत भी यही कहता है जी। सर, मैं जब अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने देखा कि आपने कई अंतर्राष्ट्रीय परिसंवादों में, मीडिया संगोष्ठियों में रिसर्च पेपर पढ़े हैं और ख़ास तौर पे क्वींसलैंड में या सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन चाइना में, शंघाई में भी। तो वहाँ एक चीज़ उभर के सामने आई कि आपने एक उसमें नॉन बिजनेस मॉड्यूल ऑफ मीडिया का जिक्र किया है। वो अवधारणा क्या है? ऐसा है कि जब ये पेड न्यूज़ का बहुत प्रचलन हुआ तो स्वाभाविक रूप से जो मीडिया के अध्यापक, मीडिया के स्कॉलर्स और मीडिया में काम करने वाले, उनके मन में प्रश्न उठा कि करें क्या। तो एक बात जो सामने आई वो ये सामने आई कि भारतीय परंपराओं में जो समाज हित के कार्य होते हैं उसको समाज पोषित करता है। उनको अर्थ, जैसे मंदिर हमारे हैं, जैसे धर्मशालाएं हमारी हैं, जैसे हमारे प्याऊ हैं, जैसे हमारे प्रारंभ में स्कूल होते थे, वो उनको अर्थ के कारण से उनका प्रभाव नहीं होता, समाज पोषित करता था और वो अपना काम करते थे जी। जब हम मीडिया को सामाजिक संवाद का साधन मानते हैं तो मीडिया को आर्थिक रूप से पोषण करने का काम समाज को करना चाहिए जी। इसको कहते हैं नॉन बिजनेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का समाचार पत्र है, उसने अपने संपादक में कहा था, संपादकीय में कहा था, जब ये पेड न्यूज़ का बड़ा मसला उठा था, उसने कहा था नाउ वी हैव टू लुक फॉर नॉन बिजनेस मॉडल्स ऑफ मीडिया। तो नॉन बिजनेस मॉडल ऑफ मीडिया में आजकल एक बात चलती है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। वो भी नहीं चलेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, आपको मीडिया की रचना के लिए, जो कुछ स्थापना के लिए, उसको चलाने के लिए जो अर्थ की आवश्यकता है वो आपके विज्ञापन आधारित नहीं होनी चाहिए, वो आपका कंटेंट को बेचने के आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज का हित इसमें है कि अच्छा मीडिया बने। इसलिए समाज का दायित्व बनता है कि वो मीडिया को आर्थिक पोषण दे। वाह सर, आपने अच्छी बात कही। मगर एक चीज़ इससे जुड़ी आप ये भी बताइए कि मीडिया के सामाजिक सरोकारों को लेकर अगर हम स्वातंत्रोत्तर काल से अब तक देखें तो जब हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के ज़माने में या उससे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की पत्रकारिता का याद करते हैं तो जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा मुद्दा हुआ करता था वो आज आते आते कहाँ गुम हो गया है? देखिए, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है कि गुम हो गया है।
मगर मीडिया के कुछ हिस्सों में वो नदारद है, कुछ हिस्सों में वो आवश्यकता से अधिक उसका प्रचार है जी। कहीं ना कहीं वो संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और आज के जो समाज के सरोकार हैं, अगर मीडिया उन पे ध्यान नहीं देगा तो समाज मीडिया को छोड़ देगा। और आज आप देख रहे हैं कि समाज प्रचलित मीडिया को छोड़ करके सोशल मीडिया पे, न्यू मीडिया पे आता जा रहा है। आज की जो पीढ़ी है वो समाचार पत्र पढ़ना या न्यूज़ बुलेटिन देखना उनकी प्रायोरिटी में नहीं है जी। वो अपने साधनों से अपने आसपास के बारे में जानना अधिक समझते हैं, अधिक उचित समझते हैं, और उसकी विश्वसनीयता भी उन पर बनती रहती है। तो इस कारण से समाज में जो संवाद होना है, वो समाज में अब आपस में संवाद होना सीधा शुरू हो गया है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ए मीडिया सिस्टम और ए संपादक और ए मैनेजर जी। तो ये एक नई प्रक्रिया, इसका क्या 4G के कारण से इसमें और गति मिलने वाली है। अब आने वाले समय में क्या होगा, ये तो बहुत ही सुंदर और कुछ शिवम होने वाला है जी। तो आपने जिस भविष्य की ओर संकेत किया है उसी को थोड़ा सा हम आगे ले जाके इस आज की बातचीत को समापन की ओर ले जाएंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अब मीडिया पे हावी होती जा रही है, तकनीक का हस्तक्षेप जिस तरह से बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से कंटेंट भी उससे प्रभावित हो रहा है और उनकी अपनी विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है। तो एक बहुत ही गंभीर और वरिष्ठ मीडिया पर्सन होने के नाते आप भारत में आने वाले मीडिया की क्या चुनौतियां देखते हैं और क्या परिदृश्य बदला हुआ हमको आने वाले वर्षों में भारत में मीडिया का दिखेगा? देखिए, जो www या विश्वव्यापी जो विस्तार है, इंटरनेट जिसको कहते हैं, हाँ। उसके कारण से बहुत परिवर्तन हो चुका है जी। और आने वाले समय में जिसको हम 4G का समय कह रहे हैं जी, 4G पत्रकारिता जो है वो बिल्कुल ही अलग होने वाली है। वो आपको शायद प्रिंटेड समाचार पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी जी। शायद टेलीविज़न सेट की आवश्यकता नहीं रहेगी, शायद सेटअप बॉक्स की या जो एक डिश लगती है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। 4G के आने के कारण से आपको या तो वॉल पे आप बड़े चित्र देखेंगे या अपने हाथ में चित्रों को देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। इस कारण से मीडिया में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, मगर एक बात तो स्थायी रहने वाली है, कंटेंट प्रोडक्शन की। कंटेंट प्रोडक्शन अब पहले से 100 गुना बढ़ चुका है। कंटेंट की जो डिमांड है, जितना पहले कंटेंट बनता था, विषय वस्तु बनती थी, आज लगभग 100 गुना वो बन रही है। आने वाले समय में वो 1000 गुना होगी। इसलिए मीडिया कर्मियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी को मैं हस्तक्षेप नहीं मानता जी, टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए सहायक है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए और अधिक से अधिक लोग आपस में वार्ता करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी का हस्तक्षेप नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आने वाले समय में लोग स्वयं अपने आपस में बात करने के साधन अधिक ढूंढेंगे और मीडिया से जो कंटेंट आने वाला है उसके ऊपर गुणवत्ता नहीं होगी तो उसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि सामाजिक संवाद ऐसा बनेगा जिससे सहयोग आपस में बढ़ेगा, सहभागिता बढ़ेगी, शेयरिंग बढ़ेगी और एक ऐसे मीडिया के, नए मीडिया के माध्यम से एक ऐसे समाज की रचना होगी जिसका सपना माखनलाल जी ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, हम और आपने देखा है जी। ऐसा ही एक समाज बनने की बहुत बड़ी संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत में मीडिया के आने वाले भविष्य को लेकर जो सकारात्मक विचार आपने व्यक्त किए, और हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मीडिया अपने और अधिक प्रभावशाली तरीके से सामने आएगा, उसके सामाजिक सरोकारों के प्रति उसकी चिंता बढ़ेगी, उसकी विश्वसनीयता जो घट रही है उसको रोकने के गंभीर प्रयास होंगे, और इन सारी स्थितियों के बाद एक राष्ट्र के विकास में मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वो आने वाले समय में हम लोगों के सबके सामने आएगी। आज की इस गंभीर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी हूँ जी, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मीडिया आएगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार।